भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक अरब से ज्यादा लोगों के सपनों, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का। एक ऐसे देश के लिए तैयार किया गया खाका जो नया नया आज़ाद हुआ था और जिसमें अनगिनत विविधताएं थीं। तो चलिए इसकी कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सवाल यही है कि आप 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए एक सिंगल रूल बुक, एक नियम पुस्तिका कैसे लिखते हैं? एक ऐसी किताब जो हर धर्म, हर भाषा, हर कल्चर के लोगों को एक साथ जोड़ सके। यही सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे देश के संस्थापकों के सामने। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस, कह सकते हैं, नामुमकिन काम को आखिर मुमकिन कैसे बनाया। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट, ये ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे। ये कहानी है गजब की दूरदृष्टि और सच कहूं तो अविश्वसनीय मेहनत की। ये सफर शुरू हुआ 1946 में, जब संविधान सभा बनी। और सोचिए इसमें कमाल की बात क्या है। देश में बंटवारे का, दंगों का इतना उथल-पुथल वाला माहौल था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 3 साल के अंदर 26 नवंबर 1949 तक ये पूरा दस्तावेज तैयार हो चुका था। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, वो दिन जब भारत सच में एक संप्रभु गणराज्य बना। अब इतने बड़े काम के पीछे जाहिर है कुछ महान लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष के रूप में सबको साथ लेकर चल रहे थे, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर संविधान को उसका कानूनी ढांचा दे रहे थे। और पर्दे के पीछे B.N. राव ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके लिए कई विचार भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए, जो उस वक्त का एक अहम कानूनी दस्तावेज था। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी प्रस्तावना की। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्थापकों के विजन का सार है। एक वादा है जो उन्होंने पूरे देश से किया था। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे बड़े शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा सा मतलब है, असली शक्ति जनता के हाथ में है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद भी विरासत में नहीं मिलता, बल्कि चुना जाता है। और यही तो सच्चे लोकतंत्र की नींव है। तो ये 5 शब्द ये भारतीय राज्य की पहचान को परिभाषित करते हैं। संप्रभु यानी भारत अपने फैसले खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये 2 शब्द बाद में जोड़े गए, जो सामाजिक समानता और सभी धर्मों के प्रति तटस्थता पर जोर देते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संविधान जानबूझकर फेडरेशन या संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय अनुच्छेद 1 में इसे राज्यों का संघ कहा गया है। अब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है। ये इस बात पर जोर देता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मतलब साफ है, एकता सबसे ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जो सीधे हर नागरिक से जुड़ता है। ये राज्य और एक व्यक्ति के बीच का, कह सकते हैं, एक मौलिक अनुबंध है। हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा। आखिर क्यों? इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये वो मास्टर की है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के दरवाजे खोलती हैं। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो ये अनुच्छेद उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। ये एक असली सुरक्षा कवच है। शुरू में संविधान ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन 44वें संशोधन के जरिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये जरूरी क्यों था? इसने सरकार को जमींदारी खत्म करने और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए जमीन लेने जैसे जरूरी सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू करने में मदद की। तो अनुच्छेद 32 अपने अधिकार लागू करने की शक्ति देता कैसे है? इन 5 रिट के जरिए। ये अदालतों द्वारा जारी किए जाने वाले खास आदेश हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण गैर कानूनी हिरासत से बचाता है,
परमादेश किसी सरकारी अधिकारी को अपना काम करने का आदेश देता है। प्रतिषेध निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। उत्प्रेषण किसी केस को निचली अदालत से ऊपरी अदालत में भेजता है। और अधिकार परीक्षा ये जांच करता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। सोचिए, ये एक आम नागरिक के हाथ में कितने शक्तिशाली उपकरण हैं। लेकिन अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। इसलिए 42 संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 51A में है और ये नागरिकों से उम्मीद करते हैं कि वो संविधान का सम्मान करें, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें और देश की रक्षा करें। चलिए अब देखते हैं कि सरकार का ढांचा कैसा है। संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक के हाथ में ना आ जाए। इसीलिए इसे सरकार की 3 अलग-अलग शाखाओं में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद। लेकिन ये सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है जो हम देखते हैं। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। ये तीनों मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। तो इन 2 सदनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य हर 5 साल में चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और ये एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। ये 2 सदनीय संरचना इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बन जाए और राज्यों के हितों की भी रक्षा हो। अब बात करते हैं कार्यपालिका के प्रमुख यानी भारत के राष्ट्रपति की। इस सबसे बड़े पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल तय की गई है। ये योग्यता इसलिए है ताकि देश का नेतृत्व एक परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति के हाथों में हो। और एक दिलचस्प बात, इस पद के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है और एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुना जा सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल लगाने जैसी काफी असाधारण शक्तियां होती हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ये कहीं न कहीं देश की आर्थिक स्थिरता का एक सबूत है। और अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, न्यायपालिका, जिसके शिखर पर है सर्वोच्च न्यायालय। इसका काम सिर्फ कानूनों की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों संविधान की सीमाओं में रहकर काम करें। एक तरह से ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार और हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है। आखिर में एक सबसे जरूरी बात, भारत का संविधान पत्थर पर लिखी हुई कोई लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है, विकसित होता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? ये होता है अनुच्छेद 368 के जरिए। ये अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है और इसी लचीलेपन ने संविधान को 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक प्रासंगिक बनाए रखा है। लेकिन इस शक्ति की भी एक सीमा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार संसद संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। इसमें लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा जैसे वो मूल सिद्धांत शामिल हैं जो भारतीय लोकतंत्र की नींव है। इन्हें कोई भी संशोधन नहीं बदल सकता। तो 1950 में लिखा गया ये ब्लूप्रिंट, ये खाका आज भी हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसने वक्त की हर चुनौती का सामना किया है। पर जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, ये सवाल जरूर मन में आता है कि इस महान कहानी का अगला अध्याय आखिर क्या होगा।